हेलो एंड वेलकम टू पीएससी नट्स। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। आज के क्लास में हम बीपीएससी करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो नेशनल इवेंट्स है उसका पार्ट 2 कवर करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक कैविएट कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन द करंट अफेयर्स और आप कहीं और से कर रहे हैं तो कीप डूइंग दैट ओनली। आपको कोई नया सोर्स पढ़ने या नई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड आपने जो किया है या फिर जिनको भी सुना है, जहाँ से भी पढ़ा है, उसको बार बार पढ़िए। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू एज़ कम्पेयर्ड कि आप नया चीज़ करेंगे। तो ये उनके लिए कैविएट था जिन्होंने ऑलरेडी कहीं से करंट अफेयर्स किया हुआ है। लेकिन आप में से अगर कोई मुझे सुन रहे हैं और जिनको करंट अफेयर से डर लगता है, जिनका करंट अफेयर्स अभी तक हुआ नहीं है, आई कैन अश्योर यू कि यू फॉलो दिस सीरीज। आप इस सीरीज को फॉलो करिए एंड वी विल इंश्योर कि मैक्सिमम कवरेज आपको दे सके मिनिमम कंटेंट में। और आप जो सारे कैंडिडेट्स क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इतनी की हम गारंटी देते हैं कि 90% क्वेश्चंस वी विल कवर। एंड लास्ट में 25 के बाद हम पीएससी नट्स का तड़का लगाएंगे करंट अफेयर्स का, वो अलग चीज़ है। बट ये हम आपको जो भी कंटेंट ला के दे रहे हैं एक स्टैंडर्ड सोर्स के बेसिस पे दे रहे हैं। एक स्टैंडर्ड सोर्स को हम फॉलो कर रहे हैं और वहाँ से फिर सारा चीज़ आपको ला करके डिस्कस किया जा रहा है ताकि एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन रहे, कुछ छूटे ना। लेस प्रायोरिटाइज थिंग है, जैसे कि 1-1.5 साल की खबरें हैं वो तो हम ऐसे भी कवर नहीं कर रहे हैं। हम इसको बिल्कुल आपके लिए रिलेवेंट कंटेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना आपको पढ़ना चाहिए। चलिए तो इसी टोन पे आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर को देखें। सबसे पहली खबर जो है और सबसे बड़ी खबर है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि या तो आपके पार्लियामेंट हाउस से रिलेटेड या फिर जो 3 मूर्ति भवन का रीनेमिंग हुआ उससे रिलेटेड आपके पास सवाल आ सकते हैं। 3 मूर्ति भवन को हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट के इंडियाज़ न्यू पार्लियामेंट हाउस, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है। इस पे कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को देश को समर्पित किया। दिस डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, 28 मई 2023, ये आपका डेट इम्पॉर्टेंट है। एंड ये जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये पार्ट है किसका? सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का। 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, डेट एंड ये किसका पार्ट है। इसके बाद अगर कोई चीज़ आपको जाननी चाहिए तो आपको ये जाननी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर सिंगल को इंस्टॉल किया और इस सिंगल के ऊपर नंदी जो हमारे ट्रेडिशनल फिगर हैं वो इंस्टॉल्ड थे और इसका डायरेक्शन ईस्ट एंड वेस्ट था। अगर हम सिंगल की बात करें तो इसका रेफरेंस हमें चोला एम्पायर में मिलता है, जहाँ पे इसको एज अ सिंबल ऑफ सर्विस, ड्यूटी एंड नेशनहुड के तौर पे देखा जाता है। क्लियर है? ये सिंगल का रेफरेंस कहाँ पे मिलता है? चोला एम्पायर पे मिलता है, जहाँ पे इसको एज अ सिंबल ऑफ, ये किस चीज़ का सिंबल है? सर्विस का, ड्यूटी का एंड नेशनहुड का। इतना आपको पता होने चाहिए। अब कुछ बातें हम पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट के प्रीमाइसेस, पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट थिंग यू नो कि पार्लियामेंट के प्रीमाइसेस में जो नेशनल ट्री है बनियान उसको लगाया गया है। दूसरी चीज़, जो नई बिल्डिंग है वो 3 स्टोरी बिल्डिंग है और इसकी शेप ट्रायंगुलर है। अगर आपको याद हो तो जब ये पार्लियामेंट सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के अंदर पार्लियामेंट बिल्डिंग की बिड की गई थी, मतलब बिडिंग की गई थी और टाटा को मिला था इसकी बिडिंग प्रोजेक्ट, उस समय भी बीपीएससी ने पूछा था कि कौन सी कंपनी है जिसको नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने की बिड दी गई है और जो बना रही है। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस टॉपिक से इस बार सवाल आ सकते हैं। आपको पता होनी चाहिए नई बिल्डिंग जो है 3 स्टोरी एंड ट्रायंगुलर बिल्डिंग है। अगर बिल्टअप एरिया की बात करें तो 64,500 स्क्वायर किलोमीटर आपका बिल्टअप एरिया है। बात करें जो बात की गई थी कि यस, जो नई बिल्डिंग है ये स्ट्रेंथ में काफ़ी कम है इसका, और 2026 के बाद जब हम डिलिमिटेशन करेंगे, पार्लियामेंट में मेंबर्स की संख्या बढ़ेगी तो पार्लियामेंट वुड नॉट बी एबल टू अकोमोडेट दैट स्ट्रेंथ, यू नो। सो हमें जानने की ज़रूरत है कि अभी के क्या स्ट्रेंथ है, कितने मेंबर्स को पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है अकोमोडेट कर सकती है। अगर हम बात करें तो जो लोकसभा चैम्बर बनाया गया है इसमें 888 सीट्स
888 सीट्स रखी गई हैं। अभी कितनी सीट्स हैं लोकसभा चैम्बर में? 543 सीट है। और ये 888 सीट्स जो है एक्सपेंडेबल है, इसको बढ़ा करके हम 1272 कर सकते हैं। याद रखेंगे आप, 888 है अभी, इसको 1272 कर सकते हैं। और प्रेजेंट जो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग थी उसमें कितने सीट्स थे? 543 सीट्स थे। क्लियर है? ओके। अगर दूसरी बात करें राज्यसभा चैम्बर की बात करें तो राज्यसभा चैम्बर में अभी जो पार्लियामेंट यानी ये जो न्यू पार्लियामेंट हाउस बना है उसमें 384 सीट 384 सीट्स हैं। प्रेजेंट से कितना बढ़ा? 250 से बढ़ा करके कितना किया गया है? 384 किया गया है। और लोकसभा में 543 से बढ़ा करके कितना किया गया है? 888 किया गया है। तो इतने फैक्ट्स आपको पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो आपकी पार्लियामेंट से सवाल चल पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो आपको बाकायदे पता होना चाहिए, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से सवाल आ सकता है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ पार्टियों के नेशनल स्टेटस को विड्रॉ कर लिया और साथ में ही कुछ पार्टी को नेशनल स्टेटस अलॉट किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जानने, वो तारीख पता होनी चाहिए, कौन से पार्टियों के नेशनल स्टेटस को विड्रॉ किया गया है और साथ में कौन से पार्टी को अलॉट किया गया है, ये देखेंगे। अगर तारीख डेट बताऊं आपको प्रिसाइजली, 10 अप्रैल 2023 इस साल के 10 अप्रैल 2023 को इलेक्शन कमीशन ने 3 जो फॉर्मर नेशनल पार्टीज थे उनके स्टेटस, नेशनल पार्टी के स्टेटस को विड्रॉ कर लिया है। यानी उनको अब नेशनल पार्टी के स्टेटस से डिग्रेड करके स्टेट पार्टी के स्टेटस पे वो आ गए हैं। और वो 3 पार्टीज कौन है ये आपसे पूछा जा सकता है। वो 3 पार्टी, पहली है तृणमूल कांग्रेस, दूसरी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड तीसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये 3 जो पार्टियां हैं इनको नेशनल पार्टी के स्टेटस से रिवोक कर दिया गया है। एंड एट द सेम टाइम, सेम डे ऑन द 10 अप्रैल 2023 इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को अपग्रेड किया है स्टेट पार्टी से यानी रीजनल पार्टी से नेशनल पार्टी पे। आपको पता होना चाहिए। आपका टास्क, जब हम पॉलिटी के PYQs डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे भी डिस्कस कराया था कि आपको ये पता, इस बार ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपसे पूछा जाए कि क्राइटेरियाज क्या होते हैं, किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी डिक्लेयर करने के लिए क्या क्राइटेरियाज होते हैं। तो आपका ये टास्क है, आप इसको प्रिपेयर करेंगे। आप चाहें तो पॉलिटी के PYQ डिस्कशन देख सकते हैं। ओके, तो एक चीज़ अब जो है, ये जो चेंजेज हुए हैं इसके बाद एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, इंडिया में नंबर ऑफ नेशनल पार्टीज कितनी है और वो कौन कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग यू नो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट द नंबर ऑफ नेशनल पार्टीज इन इंडिया on April 2023 as on April 2023 6। पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ नेशनल पार्टीज इंडिया में कितनी है? 6 हैं। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है। सो यू शुड नो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ये आपकी सबसे पुरानी पार्टी है और ये नेशनल पार्टी है। दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ये आपकी नेशनल पार्टी है। इसके बाद BJP, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पार्टी है। BSP यूपी की बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है। आम आदमी पार्टी जिसको एलिवेट किया गया है 10 अप्रैल को रीजनल पार्टी से नेशनल पार्टी पे, तो ये नेशनल पार्टी है। एंड लास्ट जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, ये भी नेशनल पार्टी है। 6 नेशनल पार्टीज हैं। कौन कौन से हैं आपको याद रखने हैं। ओके, चलिए जी, तीसरी जो खबर जो हमें ध्यान में रखनी है, तीसरी खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट किया है नमो पाथ और देवका सी फ्रंट को नेशन को। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 25 अप्रैल को नमो पाथ और देवका सी फ्रंट को राष्ट्र को समर्पित किया। अभी क्या है, कहाँ है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली कहाँ है ये नमो पाथ और देवका सी फ्रंट कहाँ पे है? तो ये दमन में लोकेटेड है। आप याद रखेंगे, दमन में लोकेटेड है। ये 5.45 किलोमीटर का देवका सी फ्रंट जो है, इसको बनाने में लगभग 165 करोड़ की लागत आई है। पर्पस क्या है इसका? वहाँ की लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करना, टूरिज्म को बूस्ट करना और इस तरह से वहाँ के इकोनॉमी को इन्हांस करना, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देना, ये इसका पर्पस है देवका सी फ्रंट का। इसके अलावा देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ने यहीं पे नया भारत सेल्फी पॉइंट का भी इनॉग्रेशन किया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है। थोड़ा से फैक्ट्स हैं, ज़्यादा है नहीं, ये आप
ये जो लागत आई आप हटा सकते हैं, इतना सा नेगोशिएशन के चांस हैं आपके पास। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर जो आपको पता होनी चाहिए, फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये इंडिया और नेपाल के बीच में एक MOU साइन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल श्री प्रचंडा के, पुष्पा धमाल प्रचंडा के प्रेजेंस में, ये मुझे लगता है मैंने गलत नाम बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो उनके दोनों के प्रेजेंस में ये MOU साइन हुआ है न्यू दिल्ली में। इसमें हम ये फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सबसे पहले पता होनी चाहिए कि लोकेटेड कहाँ है, तो ये नेपाल में लोकेटेड है। ठीक है, ये दो जॉइंट वेंचर है इंडिया और नेपाल का, जिसमें हम नेपाल के लिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से NHPC लिमिटेड है, याद रखेंगे आप, एंड नेपाल की तरफ से जो पार्टिसिपेटिंग कंपनी है वो है विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, याद रखेंगे आप। इंडिया की तरफ से कौन सी कंपनी है, NHPC लिमिटेड, और नेपाल की तरफ से है विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड। MOU साइन हुआ न्यू दिल्ली में। अगर इसके इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो 480 मेगावाट इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और एवरेज एनुअल जनरेशन की बात करें तो 2448 गीगावाट और इसका एवरेज एनुअल जनरेशन होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको जगह पता होना चाहिए किस कंट्री के लिए बन रहा है, कहाँ पे ये लोकेटेड होगा, कौन कौन से कोलैबोरेटिंग कंट्री, इंडिया की तरफ से कौन कोलैबोरेट कर रहा है, नेपाल की तरफ से कौन कोलैबोरेट कर रहा है। सो इतनी सी फैक्ट्स यहाँ से यू शुड नो। ओके, सो नेक्स्ट खबर है हमारे पास रुद्रगिरी हिलॉक पेंटिंग के बारे में। रुद्रगिरी हिलॉक पेंटिंग, सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि ये रुद्रगिरी हिलॉक कहाँ है। हिलॉक्स मतलब जो छोटे छोटे हिल्स होते हैं उनके ग्रुप को हिलॉक बोलते हैं। अगर हम बात करें रुद्रगिरी हिलॉक की लोकेशन की, तो ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है और प्रिसाइजली ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। ईस्टर्न घाट्स में ये लोकेटेड है। इम्पॉर्टेंट क्यों ये न्यूज़ में है कि क्योंकि ये एक यूनिक प्रेजेंटेशन, एक यूनिक कॉम्बिनेशन प्रेजेंट करता है, जहाँ पे हमें प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग जो मेसोलिथिक पीरियड के प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग है, एंड एट द सेम टाइम जो ककातिया डायनेस्टी हैं इनके भी आर्ट वर्क का यूनिक कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग कौन से पीरियड का, मेसोलिथिक पीरियड का, और साथ में ककातिया डायनेस्टी के आर्ट वर्क, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, इसलिए यूनिक है, इसलिए ये न्यूज़ में है। आपको इतना ही पता होना चाहिए। चलिए, हमारे बिहार की एक खबर है। बिहार की जो मर्चा राइस है, मिर्चा राइस नहीं, मर्चा राइस है, मर्चा भात, उसको GI टैग दिया गया है। तो देखते हैं कहाँ का ये मर्चा भात है। तो ये मर्चा भात, इट्स मिर्चा राइस। ओके, वेस्ट चंपारण में की मिर्चा राइस है। ये इट्स नॉट भात का क्वालिटी, इट्स धान का क्वालिटी। ओके, ये जो धान का जो ग्रेन होता है उसका साइज एंड शेप जो है बिल्कुल जो काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, इसकी तरह होता है, इसलिए इसको मिर्चा राइस बोला जाता है। और इसी खूबी के लिए इसको GI टैग दिया गया है। बात करें कि बिहार में अब तक ओवरऑल कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग दिया जा चुका है, तो अब तक 7 आइटम्स हैं बिहार के जिनको GI टैग दिया जा चुका है, इंक्लूडिंग मिर्चा राइस फ्रॉम वेस्ट चंपारण। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपको ये याद होना चाहिए। दिस इज नॉट नेगोशिएबल, ये आप यहाँ पे आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, यू शुड नो दिस। तो 7 प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से। पहला है सिलाव खाजा, दूसरा है मगही पान, तीसरा है जर्दालू आम, चौथा है कतरनी चावल, पांचवा है शाही लीची, और छठा है मिथिला मखाना, एंड सातवां जो अभी रिसेंट है वो है मिर्चा राइस फ्रॉम वेस्ट चंपारण। तो ये 7 चीज़ें आप पढ़े होंगे, सुने भी होंगे, और इसको बस थोड़ा माइंड में पिक्चर रहना चाहिए क्लैरिटी कि किन किन चीज़ों को मिला है, इतना ही जानना है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन GI टैग से रिलेटेड है। बसोहली पेंटिंग जम्मू से GI टैग दिया गया है।
क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जम्मू डिवीज़न से ये पहली ऐसी चीज़ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू डिवीज़न की किसी चीज़ को जीआई टैग दिया गया है। इससे पहले जितने भी जीआई टैग्स दिए गए हैं वो कश्मीर डिवीज़न से दिए गए थे। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग फ्रॉम जम्मू डिवीज़न जहाँ से किसी चीज़ को जीआई टैग दी गई है और इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सो यू शुड नो बसोहली पेंटिंग। चलिए, बसोहली पेंटिंग कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीज़न, ठीक है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट का है ये। इट इज़ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट जीआई टैग फ्रॉम द जम्मू रीजन। हमने कहा दिस इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट, जैसे अभी बात की। अर्लियर जीआई टैग्स वर गिवन टू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स। पहले जो भी जीआई टैग्स दिए गए थे वो कश्मीरी रीजन के हैंडीक्राफ्ट्स या क्राफ्ट या प्रोडक्ट्स को दिए जाते थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे जम्मू डिवीजन से किसी प्रोडक्ट को इंडिपेंडेंट तौर पे जीआई टैग दिया गया है। तो बसोहली पेंटिंग आप याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। ओके, यू मस्ट बी नोइंग गंगा क्या है। आपसे अगर पूछा जाए कि गंगा क्या है तो गंगा नदी है। अपार्ट फ्रॉम दैट गंगा क्या हो सकती है? सो देयर इज अ करंट अफेयर्स, बिना गंगा नदी के अलावा भी देयर इज अ टर्म इन न्यूज़ गंगा जो आपको पता होना चाहिए। सो गंगा इज द इंडियाज फर्स्ट क्लोन्ड देसी गिर फीमेल काफ। भारत का पहला जो फीमेल गिर ब्रीड है उसकी फीमेल काफ है, मतलब बछड़ा है, फीमेल है, जिसको क्लोन किया गया है, उसका नाम रखा गया है गंगा। ये कहाँ किस इंस्टीट्यूट ने ये का एक्सरसाइज किया? नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल ने ये पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जहाँ पे वो जो देसी ब्रीड्स हैं उनके क्लोन्स को डेवलप करेंगे। और इसी एक्सरसाइज में ये फर्स्ट क्लोन्ड काफ है गंगा, जो किसकी ब्रीड है? ये गिर ब्रीड की ये काफ है, ठीक है। ये इसकी क्या पोटेंशियल है? ये एक दिन में 15 लीटर से ज़्यादा दूध दे सकती है। एंड जब इसका जन्म हुआ था गंगा का तो इसका वेट लगभग 32 किलो के आसपास था। आपको बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि गंगा क्या है, ठीक है। चलिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर नेपाल के साथ साइन हुआ था। आपसे पूछा जाए कि सेकेंड फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन इंडिया एंड नेपाल। अगर आपसे पूछा जाए सेकेंड क्रॉस बॉर्डर, ध्यान देंगे आप, सेकेंड क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर, भारत और इसके नेबर्स के बीच में दूसरी कौन सी एनर्जी पाइपलाइन लोकेट की गई है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो बनाई जा रही है, इम्प्लीमेंट की जा रही है, ये इंडिया की दूसरी पाइपलाइन है जो कि इसके नेबर्स के साथ है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में शेख हसीना ने जॉइंटली, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने जॉइंटली इनॉग्रेट किया था इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन वर्चुअल मोड में। डेट याद रखेंगे 18 मार्च 2023 को इसको इनॉग्रेट किया गया था। 2015 से देखा जाए तो 2015 से ही इंडिया जो है बांग्लादेश को पाइपलाइन की सर्विसेज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। और इसके लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है वो बांग्लादेश को 2015 से ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सप्लाई कर रही है। अब हम एक इंडिपेंडेंट इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन डेवलप कर रहे हैं। ये सेकेंड होगा, आप याद रखेंगे। इंडिया और नेबरिंग कंट्री के बीच में सेकेंड पेट्रोलियम एनर्जी पाइपलाइन है। ये पहला नेपाल के साथ हुआ था। अगर देखेंगे आप, अभी एक एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है जो कि 2022 के डेटा के बेसिस पे है। और इसमें जो दिल्ली बेस्ड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है IGIA, इसको वर्ल्ड का 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। ये इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये पहली बार हुआ है जब कोई इंडियन एयरपोर्ट को ट्रैफिक के बेसिस पे टॉप 10 की लिस्ट में जगह मिली है। याद रखेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पे किसी भी इंडियन एयरपोर्ट को ट्रैफिक के बेसिस पे टॉप 10 में जगह मिली है। और वो एयरपोर्ट कौन सा है? हमारा दिल्ली बेस्ड IGIA इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9th पोजीशन पे है। अगर हम बात करें टॉप मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है वर्ल्ड का, इट इज़ हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, USA का एयरपोर्ट है जो कि टॉप मोस्ट बिजिएस्ट है। हमारा IGIA 9th टॉप मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। कौन रिपोर्ट जारी करता है? एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। रिपोर्ट का साल कौन सा है? 2022। ओके।
इसके अलावा चलिए एक प्रोजेक्ट न्यूज़ में है जो आपको पता होना चाहिए, ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ MOU साइन किया है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए। इसके टोटल जो ग्रीन हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, अगर उनके टोटल लेंथ की बात करें तो 780 किलोमीटर्स इसका टोटल लेंथ होगा। 4 स्टेट्स को कवर करेगी ये प्रोजेक्ट, आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। 4 स्टेट्स को कवर करेगी। 781 किलोमीटर इसका लेंथ होगा। MOU किसके बीच में साइन हुआ है? वर्ल्ड बैंक और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है लगभग $500 मिलियन का इस प्रोजेक्ट के लिए, आपको पता होना चाहिए। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आप हटा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है MOU साइन किसके बीच में हुआ है, कौन से स्टेट्स हैं जिनको कवर किया जा रहा है, कितने जो एग्रीगेट लेंथ है हाईवे कॉरिडोर का वो कितना एग्रीगेट लेंथ होगा, दिस यू शुड नो, ठीक है। इसके अलावा इससे ज़्यादा आप किसी खबर पे प्लीज़ डोंट डू PhD। एज ऑफ नाउ जो अब तक का जो पैटर्न रहा है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा डीप में नहीं जानना है आपको। चलिए जी, अगली खबर जो है हमें देखनी है वो है मैत्री स्कॉलरशिप इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। मैत्री स्कॉलरशिप जो है ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है इंडियन, सबसे पहले तो कौन सी सरकार दे रही है, तो ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट दे रही है इंडियन स्टूडेंट को कि आइए हमारे यहाँ पढ़िए, 4 साल तक हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे, एज लॉन्ग एज 4 इयर्स आप हमारे यहाँ आइए और पढ़िए। ये ऑस्ट्रेलिया की सरकार की एक मैकेनिज्म है। इसके बाद बात करें, इसके बियॉन्ड बात करें तो भाई ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बानीज, आपको बिल्कुल जानने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने एक मैकेनिज्म अनाउंस किया, इस पे ध्यान देंगे आप। मैकेनिज्म क्या है? ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन मैकेनिज्म। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म के अंदर 2 बातें हुई हैं। पहली बात यह है कि जो डिग्रीज, नाम से ऑब्वियस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन, जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ डिग्रीज दे रही हैं, उनको ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है उनको रिकॉग्नाइज करेगी। एंड द वाइस वर्सा आल्सो, ऑस्ट्रेलिया से डिग्री लिया हुआ कोई कैंडिडेट इंडिया आएगा, उसके डिग्री को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, ये आपका लास्ट पॉइंट है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जिलोंग्स दीकीन यूनिवर्सिटी, ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड यूनिवर्सिटी है। जिलोंग्स दीकीन यूनिवर्सिटी ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी होगी जो अपना ब्रांच कैंपस खोलेगी इंडिया में। याद रखेंगे आप, जिलोंग्स दीकीन यूनिवर्सिटी ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी होगी जो अपना ब्रांच कैंपस खोलेगी इंडिया में। और ये जो मैकेनिज्म है इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का कोई कैंडिडेट, ऑस्ट्रेलिया का कोई डिग्री होल्डर, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से डिग्री होल्डर अगर कोई इंडिया आता है उसके डिग्री को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एंड एट द सेम टाइम अगर इंडिया की यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लिया हुआ कैंडिडेट ऑस्ट्रेलिया जाता है तो उसके डिग्री को वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सो दिस इज अंडर ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैकेनिज्म, ये जानेंगे आप। इसके अलावा मैत्री स्कॉलरशिप के अंदर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है इंडियन स्टूडेंट्स को 4 साल तक के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है कि आइए हमारे यहाँ पढ़िए। उम्मीद करती हूँ ये क्लियर होगा। ओके यस, अभी तो हमने एक रिकॉर्ड बना दी, चलिए देखते हैं। पहले इंडिया में देख लेते हैं फिर वर्ल्ड में देखेंगे। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी हुबली स्टेशन है। इसका प्लेटफॉर्म नंबर 8 की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया का, ठीक है। इसका लेंथ है 1507 मीटर्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसको लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ वर्ल्ड भी रिकॉग्नाइज किया। ये हमारे इंडिया का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म तो है ही, साथ ही वर्ल्ड का भी लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है अकॉर्डिंग टू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। आप याद रखेंगे इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 1507 मीटर्स और इसको कुल बनाने में जो लागत आई है वो 20.1 करोड़ है। कहाँ पे है? श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी हुबली स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 8। ओके चलिए जी, इंडिया और यूएस के बीच में एक MOU साइन हुआ है
किसके लिए? सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं ये, इसके लिए एक MOU साइन हुआ। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया US का 5th कमर्शियल डायलॉग हुआ था न्यू दिल्ली में, और वहीं पे ये MOU साइन हुआ जिसमें दोनों सरकारें आपस में कोलैबोरेट करेंगी और एक हैसल फ्री सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन मैकेनिज्म डेवलप करेंगी। अगर बात करिए ओवरऑल इसकी जो किस फ्रेमवर्क के अंदर ये सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन डेवलप किया जाएगा, तो US का एक चिप्स एंड साइंस एक्ट है। याद रखेंगे आप, चिप्स एंड, यही पूछा जा सकता है कि चिप्स एंड साइंस एक्ट किस कंट्री का है, तो US का चिप्स एंड साइंस एक्ट है। और इंडिया का, जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सरकार की पॉलिसी है, तो ये ओवरऑल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं ये दोनों पॉलिसीज दोनों कंट्री के अंदर, और उसके अंदर जो है दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट कर रहे हैं किसके लिए? हैसल फ्री सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन मैकेनिज्म बनाने के लिए। ये कब डिसाइड हुआ? इंडिया US 5th कमर्शियल डायलॉग जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था, वहाँ पे ये डिसाइड किया गया। क्लियर है? इससे ज़्यादा PhD मत करिएगा। ओके, सो नेक्स्ट अगली खबर जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही वन लाइनर है ये, कि वर्ल्ड का फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका नाम क्या है। इसका नाम है बाहुबली। ठीक है, इसका नाम है बाहुबली। बाहुबली क्या है? अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फिल्म, इट इज़ अ वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर। इसकी लंबाई बात करें तो 200 मीटर लॉन्ग है ये, और इसका इंस्टॉल, ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? वानी वरोरा हाईवे, विदर्भ इन महाराष्ट्र में। इसको वानी वरोरा हाईवे कहाँ पे है? विदर्भ रीजन है महाराष्ट्र में, वहाँ पे ये हाईवे लोकेटेड है, वहीं पे इसको इंस्टॉल किया गया है। इसका नाम क्या है? बाहुबली। और बाहुबली क्या है? वर्ल्ड का फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर है। ओके, एक पर्सनालिटी है, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो कि न्यूज़ में है, आपको पता होना चाहिए, हेकानी जाखालू। हेकानी जाखालू, आपको पता हो ये फर्स्ट वुमेन है टू बी इलेक्टेड इन नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली में। नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली, नागालैंड के विधानसभा में इलेक्ट होने वाली ये पहली महिला है। नाम क्या है? हेकानी जाखालू। याद रखेंगे आप, इतना ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगला इम्पॉर्टेंट खबर जो है, न्यूज़ जो है, जो आपको पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड का फर्स्ट फ्री जोन डेडिकेटेड टू डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट कंपनीज के लिए डिक्लेयर किया गया है। फर्स्ट फ्री जोन किसके लिए? डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट कंपनीज के लिए। कहाँ पे किया गया है ये? ब्लॉकचेन लाइव 2023 कॉन्फ्रेंस हुआ था। रस अल खैमा एक जगह नहीं है, ये एक्चुअली जो UAE है, ये 7 डिफरेंट एमिरेट्स से मिलकर बना है, तो उसमें से एक एमिरेट है रस अल खैमा, और वहीं पे ये ब्लॉकचेन लाइव कॉन्फ्रेंस हुआ था 2023 में, और वहीं पे ये डिसीजन लिया गया कि ये जो गवर्नमेंट है रस अल खैमा, ये जो है इस्टेब्लिश करेगी राक डिजिटल एसेट ओवरसीज। याद रखेंगे आप, राक डिजिटल एसेट ओवरसीज, ये जो है वर्ल्ड का पहला फ्री जोन है जहाँ पे डिजिटल और वर्चुअल एसेट कंपनीज के लिए फ्री जोन बनाया गया है। काइंड ऑफ आइए अपने इकोसिस्टम को बिल्ड कीजिए, आपके लिए एवरीथिंग गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द इकोसिस्टम, आपको कोई ज़्यादा तकलीफ मशक्क़त करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कहाँ पे है? बेसिकली UAE में है। ठीक है, ब्रॉडर लेवल पे देखा जाए तो UAE में है, और प्रिसाइजली देखा जाए तो UAE के 7 एमिरेट्स के एक एमिरेट है रस अल खैमा, वहाँ की सरकार ने डिक्लेयर किया है कि नाम है इसका राक डिजिटल एसेट ओवरसीज। ठीक है, क्यों? इसको विश्व का पहला फ्री जोन बनाया गया है। किस लिए? कि जो वर्ल्ड की डिफरेंट डिजिटल और वर्चुअल एसेट कंपनीज है, आए यहाँ पे इस इकोसिस्टम का फ़ायदा उठाएं, बिल्ड करें, इकोसिस्टम को आगे बढ़ाएं। ठीक है, और ये कहाँ पे डिसीजन लिया गया था? ब्लॉकचेन लाइव 2023 कॉन्फ्रेंस हुआ था दुबई में, UAE में, एंड प्रिसाइजली रस अल खैमा में। तो याद रखेंगे आप, राक डिजिटल एसेट ओएसिस क्या है? पहला, ये आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का पहला फ्री जोन जो कि डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट कंपनीज के बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, किस कॉन्फ्रेंस से बनाया गया था, याद रखेंगे आप। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट न्यूज़ जो आपको पता होना चाहिए इस वैभव फेलोशिप। ठीक है, सो वैभव फेलोशिप, सबसे पहले आप जान लीजिए
इसको लॉन्च किस दिन किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। तो ऑन दिस 28 फरवरी ऑफ 2023 मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने वैभव फेलोशिप लॉन्च किया है। किसके लिए? इंडियन डायस्पोरा के लिए। इसका एम क्या है? एम है कि जो इंडिया का जो हायर एजुकेशनल सिस्टम है, इसके इकोसिस्टम को इम्प्रूव करना। कैसे इम्प्रूव करेंगे? कि जो एकेडमिक एंड रिसर्च कोलाबोरेशंस बढ़ाएंगे। किसमें? हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस में और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के बीच में एकेडमिक एंड रिसर्च कोलाबोरेशन बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ के जो रिसर्चर्स है वो फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन के रिसर्चर्स हमारे यहाँ आएंगे और इस तरह से इकोसिस्टम को इनरिच करेंगे और इस तरह से हम अपने इंडिया के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को के ओवरऑल इकोसिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? जैसा बताया, यहाँ के फैकल्टी वहाँ जाएंगे, वहाँ के फैकल्टी यहाँ आएंगे थ्रू मोबिलिटी ऑफ फैकल्टी। याद रखेंगे यहाँ पे, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए होंगे। ओके, चलिए जी, आई थिंक ये लास्ट हमारा न्यूज़ है। पहला स्टेट, फर्स्ट स्टेट टू यूज़ रोबोटिक एक्सकवेंजर टू क्लीन मैन होल्स। अब जनरली क्या ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, इसलिए ये न्यूज़ में है। जो मैन होल्स होते हैं, जो उनको क्लीन करने के लिए क्या होता है कि जनरली लोग उसमें घुसते हैं और कितनी दुर्घटनाएं होती हैं और अपने आप में वो एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है। तो इन सब से निपटने के लिए केरला सरकार ने एक रोबोट का निजात किया है, जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ केरला ने एक रोबोट बनवाया है या फिर निजात किया है, फिर डिस्कवर किया है, जिसको हम बोलते हैं बंदीकुट। सो बंदीकुट इज द रोबोट डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला टू क्लीन मैन होल। सब मैनुअल एक्सकवेंजर्स के जगह पे रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा और मैन होल्स को क्लीन किया जाएगा। और ये कहाँ की सरकार लेके आई है? केरला की सरकार लेके आई है। और इस रोबोट का क्या नाम है? बंदीकुट नाम है। दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, केरला एंड बंदीकुट। बंदीकुट इज द रोबोट डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला फॉर द पर्पज ऑफ कि हम मैनुअली क्लीन जो करते हैं मैन होल्स को, उसको हम हटा दें और अब रोबोटिक एक्सकवेंजर जाएंगे, मैनुअल एक्सकवेंजिंग हम नहीं करेंगे। सो यस, नहीं, एक और खबर अभी बची हुई है। उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला है। कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ एक, अगर इस पूरे स्लाइड से अगर आप कुछ नहीं भी लेना चाहते, एक चीज़ आप लेकर जाएंगे यहाँ से कि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री है कहाँ पे लोकेटेड है? चेन्नई में लोकेटेड है। और हाल ही में इन्होंने 7 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया है। एक बार सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, अगर ब्रॉडर माइंड में रहा तो ठीक है। इस पे आपको मेमोराइज करने के लिए अपनी एनर्जी और मेंटल स्पेस को इंगेज नहीं करना है। पहला है अमरोहा ढोलक, अमरोहा ढोलक। दूसरा है महोबा गौरा पत्थर, महोबा गौरा पत्थर। तीसरा है हस्तशिल्प। चौथा है मणिपुरी तरकशी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिकी हो सकता है कि मणिपुरी तरकशी अगर मुझे बताया जाता क्वेश्चन बनाने के लिए इस टॉपिक से, तो मैं यही बनाती कि मणिपुरी तरकशी किस स्टेट को मिला है जीआई टैग, और मैं उसमें मणिपुर को डालती और नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट को डालती और हमारे नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट को डालती एक्चुअली, और एक स्टेट होता यूपी। और यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि फंस सकते हैं बच्चे, तो याद रखिएगा मणिपुरी तरकशी जो है इसको जीआई टैग मिला है, यूपी में मिला है, मणिपुर में नहीं मिला है। और लास्ट है शाम, जो भी है इसको आप पढ़ लेंगे, शाम हल हॉर्नक्राफ्ट, याद मत करिएगा, बड़ा ट्रिकी है, जितना फ्री रहिए। ओके, सो दिस इज अबाउट टुडेज क्लास। इसके बाद हम आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हमारा नेशनल इवेंट ओवरऑल ख़त्म हो जाएगा। इट विल बी इंटायरली कवर्ड इन द, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट क्लास में हमारा ये पार्ट 2 हमने आज देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हमारा नेशनल इवेंट्स पूरा ख़त्म हो जाएगा। कल शाम को नेशनल इवेंट्स पार्ट 3 का जाएगा क्लास। इसके साथ हम आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पार्ट 1 है नेशनल इवेंट्स का, उसके भी लिंक दे देंगे। यकीन मानिए जिन्होंने नहीं किया है आपका कुछ नहीं छूटेगा और बहुत अच्छे से आपका कवर होगा। जिन्होंने किया है प्लीज़ टाइम वेस्ट मत कीजिए, जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।